चाहत का रिएक्शन देखकर राज की हंसी छूट गई। शायद चाहत की चिंता बेकार थी, क्योंकि पंखुड़ी पहले से ही परितोष परिवार का मसला देख रही थी। इसके अलावा पंखुड़ी के पीछे भी 7वें लेवल के जादूगर का हाथ था। ऐसे में पंखुड़ी की मौजूदगी ही परितोष परिवार के लिए काफी थी। चाहत जी, निपटारा मंच में मुकाबला कैसा होता है? राज ने पूछा। चाहत ने एक बार राज को बताया था कि जब भी किसी स्कूल या परिवार के बीच झगड़ा हो जाता है और वो जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसे में उस झगड़े को निपटाने के लिए निपटारा मंच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां और सीमाएं भी होती हैं। लेकिन राज असल में ये जानना चाहता था कि ये मुकाबले कैसे होते हैं। क्या उसमें सभी एक साथ उतरकर मुकाबला करते होंगे, या फिर एक के मुकाबले एक का युद्ध होता होगा, या शायद कोई खजाना ढूंढने जैसा कुछ हो सकता था। निपटारा मंच, इसमें अलग अलग लेवल होते हैं जो पार्टिसिपेंट की ताकत के हिसाब से बनाए जाते हैं। ज्यादा ऊपर लेवल की जानकारी तो मुझे भी नहीं मालूम। परितोष परिवार और भ्रमताला के बीच 3 कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिसमें हर कैटेगरी में 3 मुकाबले होंगे। पहली कैटेगरी में नई पीढ़ी के लोग शामिल हैं। इसके बाद बचे हुए लोग अगली कैटेगरी में आते हैं, और अगर मुकाबले में कोई परिणाम न निकले तो तीसरी कैटेगरी में दोनों पक्ष अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू को लड़ने के लिए भेजते हैं। इस तरह फिर विजेता का चुनाव होगा। चाहत ने कहा। तो ले देकर ये जादूगरों के बीच की लड़ाई है? राज ने कहा। हाँ, चाहत ने हामी भरी। ये तो बहुत ही रोचक है। तो क्या तुम ये मुकाबले के लिए बाहर से भी मदद ले सकती हो, जैसे तुमने अभी सीनियर वसीम की मदद लेने का कहा? राज ने पूछा। निपटारा मंच में मौत की जिम्मेदारी अपनी होती है। इसके अलावा अभी के मुकाबले में सिर्फ भ्रमताला और परितोष परिवार के लोग ही उतर सकते हैं। किसी भी तरह से बाहरी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चाहत ने कहा। फिर तुम सीनियर वसीम से कैसे मदद चाहती हो? राज ने उलझन में पड़कर पूछा। निपटारा मंच पर जान से मारने पर कोई इल्जाम नहीं लगता। भ्रमताला के लोग हमारे परिवार के लोगों को जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। लड़ाई के बाद भी वो इतनी आसानी से हमें नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीनियर हमारे मेहमान बनकर आएं। अगर ऐसा हुआ तो भ्रमताला एक कदम पीछे ही रहने की सोचेगा। चाहत ने कहा। लोगों के बीच भी कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, तो ये निपटारा मंच की लड़ाई कब शुरू होने वाली है? अगर हम समय से पहुंच गए तो शायद हमें वो देखने मिल जाए। राज ने पूछा। वो जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक समय की बात करें तो जैसे ही मंच के सुपरवाइजर आएंगे ये शुरू हो जाएगी। चाहत ने कहा। चाहत जी, अपने घावों को शांति से ठीक कीजिए। अगर समय में हमें मौका दिया तो हम वक्त से वहां पहुंचकर मुकाबला जरूर देखेंगे। राज ने दिलासा देकर कहा। अब तक दोपहर हो चुकी थी। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए टफी टापू में सबके लिए खाना ढूंढने निकला था। गुलगुले भी टफी के साथ गया था ताकि वो कुछ फल ढूंढ पाए। वसीम इस वक्त डिस्पोजेबल उल्का तलवार बनाने में लगा था, जिसके अभी तक 40 ट्रायल हो चुके थे। वसीम ने अब तक कई पेड़ काट दिए थे, जिससे वो डिस्पोजेबल तलवार की लकड़ी हासिल कर रहा था। तलवारों को ट्रायल के बाद वसीम लकड़ी के बने डब्बों में रख रहा था। अब तक ऐसे डब्बों का ढेर लग चुका था। सीनियर, आप क्या करना चाह रहे हैं? राज ने उलझन में पड़कर पूछा। अब शायद काम बन जाना चाहिए। वसीम ने राज की बात का जवाब न देकर हाथ पैर ढीले करके कहा। इसके बाद उसने अपने फोन पर टच किया और एक मार्कर से डब्बों पर कुछ लिखने लगा। राज दूर से खड़ा खड़ा वसीम को लिखते देखता रहा। वसीम सभी पहाड़ी महारथियों के लिए एक एक डिब्बा नाम कर रहा था, और इन्हीं में से एक नाम पंखुड़ी का भी था। पंखुड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है। मैं उसे इस परेशानी में नहीं डाल सकता। वैसे भी ग्रुप में फोटो भेजने का आइडिया मेरा ही था। राज ने पंखुड़ी को डिस्पोजेबल उल्का तलवार मिलने और चिल्लाते हुए आसमान में उड़ने के बारे में सोचा। अब राज को कुछ करने की जरूरत थी। यहां से निकलते ही मुझे पंखुड़ी से बात करनी होगी। अगर मेरे फोन में सिग्नल आ जाए तो मैं उसे पैकेज न खोलने का कह सकता हूँ। राज ने मनीमन सोचा। अभी राज अपने ख्यालों में डूबा ही था कि वसीम ने नाम लिखना बंद कर दिया और सभी लकड़ी के डब्बों को बांध दिया। मैं सभी पहाड़ी महारथियों को एक साथ लाने के मौके का फायदा उठाऊंगा, वसीम ने कहा। एकांत मेडिटेशन से बाहर आने के बाद से ही वसीम सभी पहाड़ी महारथियों से मिलना चाहता था, ताकि वो सभी के साथ अपने ट्रक के कंपटीशन को अंजाम दे पाए। इसके अलावा उसे एकांत मेडिटेशन पर जाने से पहले जो तहखाना मिला था, वहां भी वो एक टीम लेकर जाना चाहता था।
जब वसीम उत्तरी इलाके में खजाने की खोज पर निकला था, तब वापस लौटते हुए जब वो समुद्र से ऊपर उड़ रहा था, तभी उसका ध्यान भटक गया और वसीम एक अनजान इलाके में पहुंच गया। वसीम की किस्मत ने यहाँ भी कमाल दिखाया था। समुद्र की गहराइयों में होने के बावजूद भी वसीम को एक पुराना खंडहर मिला, लेकिन वसीम आखिरी मौके पर उसके अंदर नहीं जा पाया, लेकिन उसने यहाँ पर एक निशानी छोड़ दी। अब जैसे ही वसीम इस टापू से फुर्सत पालेगा तो वो सभी पहाड़ी महारथियों को इकट्ठा करके सबसे पहले वो ट्रक का कंपटीशन करने की सोच रहा था और उसके बाद उस पुराने खंडहर जाने की सोच रहा था। हालांकि उसे मालूम था कि कोई भी वहां जाने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होगा, इसलिए ही उसने कुछ लोगों के लिए खास सवारी भेजी थी। सीनियर, आप छुपकर यहाँ क्यों खड़े हैं? गुलगुले ने आकर कहा। वो अपने हाथों में कई सारे फल और सब्जी लिए था। उसके पीछे टफी भी खाने का सामान लेकर आ रहा था। लेकिन मैं छुपकर नहीं खड़ा, मैं तो चाहत के हालचाल पूछने गया था। जब मैं बाहर आया तो थोड़ा लड़खड़ा गया और फिर टेंट का सहारा लेकर खड़ा हुआ हूँ, राज ने कहा। यह सुनकर गुलगुले ने सिर हिला दिया। फिर सीनियर राज, आप सीनियर वसीम को घूर क्यों रहे हैं? मैं और टफी जी पीछे से आते हुए आपको बहुत देर से ऐसा करते देख रहे हैं, गुलगुले ने कहा। यह सुनकर टफी हंसने लगा। एक ना एक दिन मैं इस लड़के को बहुत मार लगाऊंगा, राज ने मनी मन सोचा। टफी की हंसी के कारण वसीम की नजर उन पर पड़ी और वो मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा तो टफी, राज और गुलगुले भी आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर से कोई छोटे टापू की तरफ आ रहा था। अरे, क्या ये कोई देवदूत है? राज ने इशारा करके कहा। शांत रहो, ऐसा कुछ भी मत बोला करो। वो कोई देवदूत नहीं है, बल्कि एक सारस जैसा दिखने वाला जादूगर है। अगर तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा तो लानत है तुम्हारी नजरों पर, टफी ने कहा। इतने में ही सरस वसीम के पास उतर गया। सीनियर वसीम, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिला है, सरस ने कहा। क्या सीनियर वसीम इसे पहचानते हैं? राज ने धीमे से टफी से पूछा। ये जादूगर सरस है। अगर आम बोलचाल में कहें तो ये सीनियर वसीम का बहुत बड़ा फैन है, टफी ने कहा। तो तुम हो सरस, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। सीनियर, आपको मैं अभी भी याद हूँ, सरस ने कहा। हाँ, मुझे तुम याद हो। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। इसे तुरंत मत खोलना। मैंने इस पर खास जादू किए हैं और ये 5 दिन बाद अपने आप खुल जाएगा, वसीम ने कहा। वसीम जानता था कि प्रोफाइल पिक्चर बदलने वालों में सरस भी शामिल था। इतना कहकर वसीम ने लकड़ी का डिब्बा सरस को दे दिया। सीनियर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको सिर्फ मैं याद ही नहीं रहा, बल्कि आपने मेरे लिए एक तोहफा भी तैयार किया। मैं तो भावुक हो गया। सीनियर, आपके लिए मैं आग पर भी चल सकता हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सरस ने कहा। देखा तुमने, इसे कहते हैं असली फैन, टफी ने राज से कहा। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? वसीम ने पूछा। हाँ सीनियर, अगर आपको किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए तो बस बताइए। आपने मुझे स्पेस स्टेशन ठीक करने का काम दिया था, उसके बाद वो अंतरिक्ष यात्री वाला काम दिया था, मैंने सब निपटा दिया, सरस ने कहा। अच्छा, तो ये सब तुमने किया था? अगर वाकई ऐसा है तो तुमने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचाया है, वसीम ने कहा। और उसे लगा कि उसे सरस से उल्का तलवार लेकर उसे नॉर्मल डिस्पोजेबल तलवार दे देनी चाहिए। आपकी मदद करने से ज्यादा मेरे लिए खुशी की और कोई बात ही नहीं है। हाँ, आपकी वो सारी तस्वीरें वाकई काफी कमाल हैं। मैंने तो सारी तस्वीरों को सेव कर लिया है। मैं रोज उन्हें देखने के लिए अपने घर में उन्हें लटकाने वाला हूँ, सरस ने कहा। शायद डिस्पोजेबल उल्का तलवार भी इसके लिए काफी नहीं है। ये 6वें लेवल का जादूगर है, तो इसके लिए तलवार की ताकत और बढ़ानी होगी। लेकिन इसने मेरी मदद की थी, तो सबसे पहले पुराने खंडहर में जाने वालों में इसे भी शुमार करूंगा, वसीम ने मन बदलकर सोचा। इतना सब सोचने के बाद वसीम ने लकड़ी के डब्बों के ढेर की तरफ देखा। तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? वैसे मुझे एक मामले में मदद की जरूरत है भी, वसीम ने कहा। सीनियर, आप बस हुक्म करें, मैं बिना किसी चूक के सब काम करूंगा, सरस ने कहा। मैं चाहता हूं कि ये तोहफे पहाड़ी महारथियों तक पहुंच जाएं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या तुम इन्हें पहुंचा सकते हो? इन सभी पर 5 दिन वाला जादू किया गया है, तो तुम्हें उसके पहले ही इन्हें पहुंचाना होगा, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। ये सभी तोहफे? एक पल को तो सरस को ख्याल आया कि वसीम की हैंडराइटिंग होने के कारण वो सभी तोहफों को
अपने ही पास सजाकर रख ले, लेकिन वसीम ने उन्हें डिलीवरी करने के लिए कहा था। ऐसे में उसे गुस्सा दिलाना सरस को बिल्कुल मंजूर नहीं था। क्या राज समय रहते पहाड़ी महारथियों को वसीम के इरादों के बारे में बता पाएगा? क्या वसीम सभी पहाड़ी महारथियों से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? शायद मुझे पहले सारे तोहफे दे आने चाहिए। जब 5 दिन बाद जादू से सभी डिब्बे खुल जाएंगे तो मैं सभी के पास जाकर डिब्बे वापस ले लूंगा। सीनियर की हैंडराइटिंग उन पर है और वो मेरे लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। सरस ने मनी मन सोचा। सीनियर वसीम, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे बस सभी लोग मिल जाएं तो मैं उन्हें ये डिलीवर कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। सरस ने कहा, ठीक है, तुम अभी निकल जाओ। जैसे ही तुम ये काम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज और दूंगा। वसीम ने कहा, सीनियर आप बहुत अच्छे हैं। सरस ने आंखों में आंसू भरकर कहा। इसके बाद उसने हाथ हवा में करके लहराया, जिससे सारे तोहफे उसके आसपास उड़ने लगे। सीनियर अब मैं निकलता हूँ, मिशन पूरा होते ही मैं आपको कॉल करूंगा, सरस ने कहा। इसके बाद अपने जादुई पंख फैलाकर सरस हवा में उड़ गया। हालांकि उड़ते हुए उसे याद आया कि वो राज के बारे में बात करना भूल गया, लेकिन उसे ये अब इतना जरूरी भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी वो वसीम के काम से निकला था। वो राज से फिर कभी भी बात कर सकता था। इस समय राज टेंट के अंदर कांप रहा था। सरस की तस्वीरों को अपने घर में लटकाने वाली बात लगातार राज के दिमाग में गूंज रही थी। राज जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। राज वसीम की तरफ देख रहा था। वसीम को ये बात महसूस हो गई और वो राज की तरफ मुड़कर देखने लगा और मुस्कुराने लगा। तुम लोग आज अच्छे से आराम कर लो, कल हम फिर से असली भ्रम का इस्तेमाल करेंगे, वसीम ने कहा। क्या मुझे फिर से मछली बनना पड़ेगा? राज ने तुरंत ही पूछा। चिंता मत करो, तुम्हें फिर से मछली नहीं बनना पड़ेगा। कल मैं तुम्हें सीधे सिद्ध चक्र हासिल करने का मौका दूंगा। तुम खुद ही वाटरफॉल पर चढ़ोगे। तुम्हें दिमागी तौर पर खुद को तैयार करना होगा। कल का दिन कठिन होने वाला है, वसीम ने कहा। इतना सब सुनने के बाद राज ने राहत की सांस ली। अगर उसे मछली नहीं बनना था तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी कुछ देर पहले जो हुआ था उसका सदमा वैसे भी राज के मन से गया नहीं था। जिस हिसाब से कालघाती ने कहा था तो 33 जानवर कबीले के लोग आज नहीं आने वाले थे। ऐसे में उनके कल आने की उम्मीद लगाई जा सकती थी। राज बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो लोग जल्द से जल्द यहाँ जाएं और वसीम उनसे निपट ले, क्योंकि इसके बाद ही वो लोग यहाँ से जा सकते थे। यहाँ से निकलने के बाद ही राज पंखुड़ी को चेतावनी दे सकता था। राज के पास अभी भी कई सारे काम थे, इसलिए वो टापू पर रहकर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बंगाल की खाड़ी में 33 जानवर कबीले के लोग एक सबमरीन में बैठे थे। भेडू, तुमने इतनी जल्दबाजी में हमें क्यों बुलाया? आखिर क्या हुआ है? रोबू ने कहा। 33 जानवर कबीले के हर सदस्य के पास एक न एक जानवर की ताकत थी। भेडू चारों हाथों पैरों पर दौड़ सकता था। वनु के हाथ काफी लंबे थे। भेलू की खाल मोटी थी। शार्कू के दांत नुकीले थे। भेलू और शार्कू का मिशन नाकामयाब हो गया और अब उन्हें पकड़ लिया गया है, भेड़ू ने कहा। उसका मिशन नाकामयाब रहा और वो पकड़े भी गए, क्या सिर दर्द है? छेनू ने कहा। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब मैं उनसे मिलने जा रहा था तो मुझे भी काफी बड़ी ताकत महसूस हुई थी, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वो तो हमारी किस्मत खराब है कि हम उनसे बात भी नहीं कर पा रहे, वरना सब सामने आ जाता, लोमू ने कहा। यह सुनकर सभी शांत हो गए। हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है? शेरू ने पूछा। हमें कुछ भी नहीं मालूम। तुम लोगों को यहाँ आने के पहले मैंने भीरू से ड्रोन भेजकर दुश्मन के बारे में पता करने को कहा था। भीरू, क्या तुम्हें कुछ मिला? भेड़ू ने कहा। आपने मुझे जो जगह बताई थी मैंने वहाँ ड्रोन भेज दिए हैं। अब हम उनकी मदद से सब आसानी से देख सकते हैं, भीरू ने कहा। उन सभी को छोटे टापू की हलचल दिख रही थी। उन्हें शार्कू और भेलू भी दिख गए थे। चलो कम से कम यही सही है कि ये दोनों जिंदा हैं, भेड़ू ने राहत की सांस लेकर कहा। भेड़ू को इन दोनों की चिंता इसलिए भी थी क्योंकि ये दोनों दूसरे लेवल के जादूगर थे। अगर वो मर जाते तो भेड़ू कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाता। इसके बाद उन्हें गुलगुले की तस्वीर दिखाई दी और दूसरी तस्वीर टफी की थी, और वहीं उन्हें राज भी बैठा दिख गया। तीनों मिलकर खाना पका रहे थे। क्या इन्हीं लोगों ने शार्कू और भेलू को हराया? शेरू ने कहा।
वो छोटा लड़का तो काफी कमजोर लगता है। मुझे तो लगता है कि उसका अभी आधार ही पूरा हुआ है, इससे हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। सरपू ने कहा, वो दूसरा लड़का भी ऐसा ही है, वो भी काफी शुरुआती जादूगर लग रहा है। हालांकि वो उस छोटे लड़के से ताकतवर है, लेकिन दूसरे लेवल से अभी काफी दूर लगता है। रोबू ने कहा, जिससे हमें बचकर रहना है वो कुत्ता है। इन तस्वीरों से उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन वो बोल सकता है और इसका मतलब है वो शैतानी कुत्ता है और दूसरे लेवल या उससे ऊपर ही है। सरपू ने कहा, सभी जानते थे शैतानी जानवर अपने ही लेवल के जादूगर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके बाद उन्हें टापू पर वसीम दिखाई दिया, लेकिन इसके साथ साथ वसीम ने भी ड्रोन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। नहीं, हमारी चाल पकड़ी गई। फिर उन्हें कहा, तुम लोगों ने काफी समय लिया। खैर, ये ड्रोन है ना, ये तो काफी बढ़िया दिख रहा है। वसीम ने ड्रोन को तोड़ने के पहले कहा। लोमू को लग रहा था कि उसने गुलगुले और टफी को कहीं देखा था। लोमू, क्या तुम इन्हें जानते हो? भेड़ू ने पूछा। मुझे लगता है ये वही सीनियर है जिसने मेरा मिशन बर्बाद किया था। इसी के कारण मैं शार्कू और भेलू तक नहीं पहुंच पाया था। लोमू ने कहा, उसने तुरंत मिशन बर्बाद किया था। क्या वो हमें तबाह करना चाहता है? भेड़ू ने पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था। अगर वो हमें तबाह करना चाहता तो उसने मुझे पहले ही मार दिया होता। लोमू ने कहा। वो आदमी कितना ताकतवर है? शेरू ने पूछा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं तो उसकी ताकत भांप ही नहीं पाया। जब मैं उससे मिला तो उसने एक ही बार में कई सारे जादू के एक साथ कर दिए थे, लोमू ने बताया। लोमू की ये बात सुनकर सभी चुप हो गए। भले ही लोमू बेवकूफ था, लेकिन अपने मिशन को लेकर वो बहुत साफ था। इसके अलावा लोमू दूसरे लेवल का काफी ताकतवर जादूगर था। ऐसे में अगर किसी जादूगर से लोमू को डर था तो बाकी लोगों का था, तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं था। हम उससे सीधे नहीं लड़ सकते, हमें उसके दिमाग से आगे निकलना होगा, चीकू ने कहा। और हम ऐसा कैसे करेंगे? छेनू ने पूछा। हमें अपने लक्ष्य समझने होंगे। हमें जानना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमें इतने ताकतवर सीनियर को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। हमें बस अपने साथियों को बचाना है। अगर हम सीधे तौर पर नहीं लड़ने वाले तो हमें दूसरा रास्ता चुनना होगा। हम चाहें तो उस छोटे लड़के और बड़े लड़के को अगवा कर सकते हैं और उनके बदले में हमारे साथियों को मांग सकते हैं, सरपू ने कहा। सरपू की बात से सभी सहमत थे। लेकिन उन लोगों को अगवा करना आसान नहीं होगा। हमें परिस्थितियों के हिसाब से चलना होगा और उनमें से कम एक को तो अगवा करना ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी प्राथमिकता साफ रखनी होगी। अगर हमें मौका मिला तो हम उन दोनों को अगवा कर लेंगे, लेकिन उनमें से कम एक को पकड़ना हमारी प्राथमिकता है। इससे हम सभी के दिमाग में एक ही चीज रहेगी और हम सफल भी हो पाएंगे, सरपू ने कहा। तो हमें प्राथमिकता किसे देनी है? छोटे लड़के को या बड़े लड़के को? चीकू ने पूछा। इस पर सभी ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि बच्चे से निपटना कठिन हो सकता है। हमें बड़े लड़के को चुनना चाहिए, बेलू ने कहा। ठीक है, ये तो सही रहा। हमें सबसे पहले बड़े लड़के को पकड़ने पर जोर देना है। सरपू, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी योजनाएं बन सके बनाओ। हम कल से अपनी मुहिम शुरू करेंगे, भेड़ू ने कहा। लेकिन वो लड़का भी गंजा है ना, अगर वो कोई सन्यासी निकला तो? चीकू ने कहा। चीकू, ध्यान से देखो, उसका सिर हाल ही में मुंडाया गया है। तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? बेलू ने कहा। आपस में लड़ना बंद करो। सभी अच्छे से आराम कर लो और अपनी ताकत इकट्ठा कर लो। छेनू, रोबू, सभी को नए हथियार दे दो। हम कल धावा बोलेंगे, भेड़ू ने कहा। सभी ने भेड़ू की बात मानकर सिर हिलाया और छेनू और रोबू दो बड़े बड़े सूटकेस निकाल कर लाए। छेनू के सूटकेस में कई सारे नए जमाने के हथियार थे और रोबू के सूटकेस में तिलिस्म जैसे जादुई सामान। तुम लोगों को जो भी हथियार ठीक लगे उठा लो। तुम लोग 2 रक्षात्मक तिलिस्म भी रख सकते हो। हमें हर कीमत पर शार्कू और भेलू को छुड़ाना है, भेड़ू ने ताली बजाकर कहा। इसके बाद सभी ने अपने अपने हथियार उठा लिए। भेड़ू हर कीमत पर अपने साथियों को छुड़ाने को तैयार था। वो अपने साथियों की कदर करता था और उसे उनकी कीमत भी मालूम थी। शार्कू और भेलू उसके दल के सबसे ताकतवर जादूगरों में से थे। ऐसे में भेड़ू हर हाल में उन्हें रिहा करने की कोशिश करना चाहता था। भले ही भेड़ू के सामने इतना ताकतवर विरोधी था जिसका मुकाबला वो सभी मिलकर भी नहीं कर सकते थे,
लेकिन भेड़ू अपनी जान दांव पर लगाकर अपने साथियों के लिए तैयार था। उसे मालूम था कि भ्रमताला वाले इस सब नुकसान का हर्जाना उसे जरूर देंगे, क्योंकि वो उनका मिशन बहुत हद तक पूरा कर चुका था। क्या 33 जानवर कबीला राज को अगवा करने में कामयाब हो जाएगा? क्या राज अपनी जान बचा पाएगा? आखिर वसीम के दिमाग में और नया क्या चल रहा था? क्या वसीम का असली भ्रम राज की जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा? क्या राज वाकई सिद्ध चक्र हासिल कर पाएगा? राज की जिंदगी के खतरे आखिर कब खत्म होंगे? क्या राज समय से पंखुड़ी को चेतावनी दे पाएगा? राज के सामने इतनी समस्याएं होने के बाद भी वो अपना जादुई सफर कैसे जारी रखेगा?